चौहान अपने YouTube चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा हम आपको करा रहे हैं फिजिक्स का क्रैश कोर्स और अभी तक हम इसमें चैप्टर 6 तक करा चुके हैं। ये जो चैप्टर 6 तक कराए हैं इनमें से बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर तक का पूछा जाएगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों इस पाठ में सारा हम जो पढ़ेंगे वो देखेंगे कि जब आवेशित कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है तो वो अपने आसपास कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, और साथ ही हम देखेंगे कि जो धारावाही चालक होते हैं वे भी अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं और कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं, ये सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस पाठ की समरी कवर करेंगे, मतलब पूरे पाठ का जल्दी फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे एक प्रकार से, और साथ ही फिर हम लेंगे 1 अंक वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सारे प्रश्न आपके यहीं पर याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में से स्किप न करें। ठीक है, और साथ ही सारे सूत्रों को पढ़ते पढ़ते अपनी कॉपी में भी नोट करते जाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों पहली समरी है बेटा बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट के नियम से पहले हम जब इस पाठ को डिटेल में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ओर्स्टेड का प्रयोग। ठीक है, इस पाठ के राजा ओर्स्टेड और बायो-सेवर्ट ही हैं। ओर्स्टेड ने बताया था कि जो धारावाही चालक होते हैं, जैसे ये कोई चालक तार है और इसमें धारा बह रही है, तो ये जो धारावाही चालक होते हैं वे अपने आसपास, मतलब यहाँ पर जैसे ये चालक है धारावाही चालक, तो ये अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है भाई? चुंबकीय क्षेत्र कोई भी चुंबक, जैसे यहाँ पर एक दंड चुंबक रख दो NS, चुंबक का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो जो चुंबक होती है अपने आसपास एक क्षेत्र जनरेट कर देती है। जैसे वैद्युत क्षेत्र आवेशित कण के चारों ओर का क्षेत्र होता है। कोई भी आवेशित पार्टिकल, आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, तो उसके चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में, जैसे ये जो क्षेत्र होगा बच्चों, ये चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र है। अगर आप इसमें लोहे के कण डालेंगे तो वे जो लोहे के कण हैं वे इस चुंबक की ओर आकर्षित होंगे। ठीक है, लोहे के कण क्या करेंगे? चुंबक की ओर आकर्षित करेंगे। तो इसे क्या बोलोगे आप? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र। तो ओर्स्टेड ने बताया कि ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जरूर नहीं है कि चुंबक के चारों ओर ही उत्पन्न हो। ओर्स्टेड ने बताया कि चुंबक के साथ साथ धारावाही चालक जो होती है वो भी अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये धारावाही चालक है, ये भी अपने आसपास क्या जनरेट कर देंगे बेटा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं। अब ये कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ये सभी हम इस पाठ में आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो बायो-सेवर्ट ने बताया, भाई ओर्स्टेड की बात तो यहीं तक खत्म हो गई कि धारावाही चालक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन ओर्स्टेड ने ये नहीं बताया कि धारावाही चालक अपने आसपास कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं। तो कितना किसने बताया? बायो-सेवर्ट ने। बायो-सेवर्ट ने बताया कि जो धारावाही चालक होते हैं वे अपने आसपास कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये बायो तथा सेवर्ट ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम है बेटा। पहली बात समझेंगे आप, ये किसके नाम है? वैज्ञानिकों के नाम है, जिन्होंने क्या बताया कि जो धारावाही चालक होते हैं वे अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र को बेटा B से लिख देते हैं और वेक्टर भी लगा देते हैं इसके ऊपर। चाहो तो वेक्टर भी लगा सकते हो क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होती है। ठीक है, अब कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं उसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं और उससे समझते हैं। देखिए बच्चों, इसमें बायो तथा सेवर्ट ने एक धारावाही चालक लिया। ये एक धारावाही चालक मान लिया हमने, कोई तार है, मुड़ी हुई शेप में लिया मैंने एक तार, और इसमें I धारा बह रही है। ठीक है, अब इस तार का एक छोटा सा भाग लेते हैं जिसे बोलते हैं अल्पांश DL, इसको हमने मान लिया DL। ये क्या है? अल्पांश। भाई तार तो बहुत बड़ा है और इसका एक छोटा सा भाग लिया अल्पांश। अब इन्होंने क्या किया, इससे स्मॉल r दूरी पर, अल्पांश से कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट मान लिया मैंने, ये पॉइंट मान लिया P। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया इन्होंने, dB। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है अल्पांश के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो 4 बातों पर निर्भर करता है।
ध्यान से समझिए, बायो तथा सेवट ने धारावाही चालक के अल्पांश, ये दो धारावाही चालक है, इसके अल्पांश के कारण कुछ दूरी पर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया। उन्होंने बताया कि धारावाही चालक से कुछ दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो 4 बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातों पर? पहली बात बताई उन्होंने कि जो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है वो तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात तार में धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात अल्पांश की लंबाई बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। तीसरी बात इन्होंने बताई कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अल्पांश और बिंदु P के बीच जो कोण है, ठीक है, अल्पांश और बिंदु P के बीच का जो कोण है, कोण मतलब थीटा, इसकी ज्या मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और चौथी बात इन्होंने बताई कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है? r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1 में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार बायो तथा सेवट ने धारावाही चालक के कारण कुछ दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान ज्ञात किया। उन्होंने बताया कि यह चुंबकीय क्षेत्र 4 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, यह तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात अगर तार में धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात अल्पांश की लंबाई बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। तीसरी बात इन्होंने बताई कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अल्पांश और P के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। चौथी बात इन्होंने बताई कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, उससे चारों पॉइंट बनाकर अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे। अब इन चारों इक्वेशन से आप देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों से आप देखेंगे dB प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहां से प्रोपोर्शनल बेटा I के है, यहां से dl, यहां से साइन थीटा, ठीक है। तो ये तीनों ऊपर आ गए, इनके प्रोपोर्शनल है, और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अपोन में आ गया r²। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, dB बराबर, जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो बच्चों यहां पर कांस्टेंट आ जाता है k, और इस k का मान होता है, जैसे आपको याद होगा पहले चैप्टर में, कूलाम के नियम वाले चैप्टर में जो कांस्टेंट आया था उसको k को हमने लिख दिया था 1/4πε0। यहां पर एप्सिलॉन नोट जो था वो कहलाती थी निर्वात की वैद्युशीलता, ठीक है। कुछ दिन पहले जो चैप्टर 1 पढ़ाया था उसमें बता रहा हूं मैं, कूलाम के नियम में 1/4πε0 ये प्रायोगिक मान होते हैं। इसी प्रकार यहां पर जो k कांस्टेंट आता है इसका मान होता है μ0/4π। ध्यान से देखिए, यहां पर कूलाम के नियम में नियतांक क्या आया था? 1/4πε0, और बायो तथा सेवट के नियम में नियतांक आता है μ0/4π, ठीक है। और सब जू का टू लिख दो, IDL साइन थीटा अपोन में r²। ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए यहां μ0 क्या है? μ0 बच्चों वहां पर एप्सिलॉन नोट का नाम याद होगा, एप्सिलॉन नोट का नाम था निर्वात की वैद्युशीलता, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और यहां पर है ये मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मतलब निर्वात की चुंबकशीलता, ये कहलाती है निर्वात की चुंबकशीलता। मान सभी बच्चों को याद कर लेना है, निर्वात की चुंबकशीलता। और बेटा इसका मान होता है μ0 का मान, नाम तो ये हो गया, मान होता है 4π × 10⁻⁻⁷, ठीक है। मान याद रखिए, 4π × 10⁻⁻⁷, ये इसका मान होता है, ठीक है। और मात्रक क्या होता है भाई? मात्रक होता है इसका न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, मात्रक ये हो गया। तो सभी बच्चे इसका मान मात्रक याद करें, साथ में अभी वीमा भी इसकी अति लघु प्रश्न में आएगी तो वहां पर मैं इसको कराऊंगा, ठीक है। तो बायो सेवर्ट का नियम बढ़िया याद हो गया होगा आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।
लिए आप इसे कवर करें। अब दूसरी समरी देखते हैं बच्चों। दूसरी समरी भी बायो-सेवर्ट के नियम का ही रूप है। ये बोलती है परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय मतलब सीधा, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये कितना होता है भाई? तो सबसे पहले परिमित लंबाई का तार बना लेंगे। ये एक परिमित लंबाई का ऋजुरेखीय तार हो गया, और कैसा है? धारावाही, मतलब इसमें धारा प्रवाहित कर दो। अब इससे स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P मान लिया हमने। ठीक है, अब मान लीजिए जो ऊपर वाला पार्ट है ये यहाँ पर φ1 कोण बना रहा है, ये नीचे वाला पार्ट जो है यहाँ पर पॉइंट P पर φ2 कोण बना रहा है, ये φ2 हो गया। तो बेटा यहाँ पर जब हम इस परिमित लंबाई के तार के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो ये भी बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से ही निकलता है, और इसका फॉर्मूला होता है B = μ0/4π I/dl sin θ/r²। ये तो था बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, ये तो बायो-सेवर्ट का नियम था। अब हम निकाल रहे हैं परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय सीधे तार के कारण। अगर ऋजुरेखीय मतलब सीधा तार, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र दे तो इसको संशोधित करके फॉर्मूला हो जाता है। इसको अप्लाई करते हैं इसे निकालने के लिए। कैसे करते हैं वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल में हमें फॉर्मूला देखना है बस। तो μ0/4π I/r इंटू sin φ1 प्लस sin φ2, ये फॉर्मूला होता है बच्चों परिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/4π I/r sin φ1 प्लस sin φ2। अब यहाँ पर कौन क्या है? μ0 आपको पता ही है, निर्वात की चुंबकशीलता। I क्या है? इस तार में बहने वाली धारा। R क्या है? जितनी दूरी पर आप निकाल रहे हो चुंबकीय क्षेत्र। φ1 ये एंगल है जो ऊपर वाला भाग पॉइंट P पर बनाएगा उन्नयन कोण, और φ2 ये नीचे वाला भाग जो है एंगल बनाएगा अवनमन कोण। ठीक है, एंगल जो भी यहाँ पर बनेंगे ये यहाँ पर रख देंगे। अगर तार परिमित की जगह अपरिमित का हो, अपरिमित लंबाई का हो, क्योंकि अपरिमित लंबाई के तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं पेपर में। तो आपको क्या करना है? अपरिमित लंबाई के तार के लिए, ये भी ध्यान से अभी समझ लो, अपरिमित लंबाई के तार के लिए क्या करोगे भाई? इसके लिए हमें सिंपली बस जहां एंगल है ये φ1 बराबर φ2 बराबर 90 डिग्री रख दो। ठीक है, क्यों रख दो? अपरिमित लंबाई का तार है मतलब बहुत लंबा तार है। जब बहुत लंबा तार है तो पॉइंट P जो है हमेशा आपको परपेंडिकुलर स्थिति में चमकेगा, लंबवत स्थिति में चमकेगा, क्योंकि ये बहुत दूर है। तो जब क्योंकि तार बहुत लंबा है, तो जब अपरिमित लंबाई का तार लेंगे तो बस आपको क्या करना है? φ1 और φ2 जहां पर है वहां पर आप 90 डिग्री रख दो। तो फॉर्मूला बन जाएगा B = μ0/4π I/r इंटू sin 90 और प्लस sin 90। कितना हो गया बेटा? sin 91 प्लस sin 91, 1 + 1 2 हो गया। तो B = आ गया μ0/4π इंटू I/r और 1 + 1, तो 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4। तो B = हो जाएगा बेटा μ0/2π हो गया। 2π कैसे हो गया भाई? ये 1 + 1 2 हो गया, 2 × 2 = 4। तो μ0/2π इंटू I/r, ये फॉर्मूला हो गया बेटा। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसकी परिभाषा में सहयोग दिया था साइंटिस्ट टेस्ला ने। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बहुत से प्रयोग किए थे साइंटिस्ट टेस्ला ने, तो उसी के नाम पर इसका सिंपली SI मात्रक होता है टेस्ला। तस्ला याद रखिए, उसी से बन जाएगा टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है। तो जहां पर भी B के आंसर जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको टेस्ला लिखना है या T लिख देना है। ठीक है, और दूसरा मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, वो चुंबकीय फ्लक्स के सूत्र से आता है, वो आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल में यही मात्रक याद रखिए। अब मान क्या होगा ये भी मेन बात है। देखिए μ0/4π जो होता है, μ0/4π इसका मान क्या होता है बच्चों? 10⁻⁻⁷। अब अगर बात करें μ0/2π की तो आपको क्या करना होगा? μ0/2π है ना, μ0/2π। तो ये कितना बैठ जाएगा भाई? μ0/2π हो जाएगा
आपको ये जो 4 पाई है इसको तोड़ के लिख देना है। 4 को कैसे तोड़ोगे, 2 दूनी 4। अब 1 2 उधर ले जाओ तो ये बन गया 2 गुना 10 की घात -7। तो बेटा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान होता है 2 गुना 10 की घात -7। ठीक है भाई। अब तीसरा फॉर्मूला देखते हैं बेटा। तीसरा है वृत्ताकार धारावाही कुंडली। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ये समरी आप देखेंगे। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हमें बनानी होगी वृत्ताकार धारावाही कुंडली। कुंडली की रचना के लिए पहले हम बना लेते हैं लूप। अब लूप क्या होती है, जैसे आपने छल्ला देखा होगा, एक छल्ले को, ये एक छल्ला है, रिंग, ठीक है, छल्ले को आप लूप कह सकते हैं। अब उस छल्ले से इसके अक्ष पर, छल्ले से स्मॉल आर दूरी पर, जैसे ये एक छल्ला है, जब आप छल्ले को बोर्ड पर बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना, है ये ऐसा पूरा सर्कल, लेकिन जब ये बोर्ड पर बनाओगे तो ये इसकी परछाई के रूप में बनेगा। अब इससे अक्ष पर, यहाँ पर, है ना, जैसे ये मान लीजिए आप छल्ला और इसके अक्ष पर यहाँ पर जब आप चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है B = म्यू नॉट IA² अपॉन 2 × A² + x² की घात 3/2। कहाँ से आया, प्रूफ कराऊंगा मैं आगे को, अभी फिलहाल आपको फॉर्मूला ही याद रखना है। ये लूप के अक्ष पर हो गया। अब लूप की जगह अगर क्वेश्चन में देख कुंडली, तो कुंडली और लूप में क्या फर्क होता है। लूप होता है जिसमें तार का केवल एक फेरा हो। अगर लूप में एक फेरा ना होकर बहुत सारे फेरे हों तो उसको लूप कहना उचित नहीं होगा, अब उसको बोल देते हैं कुंडली। ठीक है, अगर तार के बहुत सारे फेरे लपेट रखे हैं, जैसे मोटर की कोइल होती है, विद्युत मोटर की कोइल, तो उसे कुंडली बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब तो याद आ गया होगा वो कुंडली है। अब उसके हम अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो बस कुछ नहीं बच्चों, इसमें गुणा n कर दो। n क्या है, इसमें फेरों की संख्या, ये जैसे ये यहाँ पर फेरे लिपटे हैं, है ना, ये फेरे हैं n, तो जो जितने भी फेरे हैं उनसे आप गुणा कर देंगे तो आपके लूप के अथवा कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ जाएगा। B = म्यू नॉट IA² × n अपॉन 2 × A² + x² की घात 3/2 और मात्रक होता है टेस्ला। अब कौन क्या है भाई, A है यहाँ पर इसकी त्रिज्या, A क्या है, त्रिज्या, लूप की त्रिज्या, और x क्या है, x वो दूरी है जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। अब ये आई बच्चों कहां पर, चुंबकीय क्षेत्र x अक्ष पर, x दूरी पर, स्मॉल x दूरी पर अक्ष पर आया। अगर पूछता है सवाल में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए कुंडली के केंद्र पर पूछे, यहीं पर बता देता हूं बेटा, कुंडली के केंद्र पर अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछे तो आप क्या करेंगे, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो बहुत आसान, केंद्र पर निकालने के लिए क्या करना होगा, ये देखिए ध्यान से, ये जो दूरी है x, ये वाली दूरी, ये खत्म हो जाएगी। कैसे, यहां देखिए, मान लीजिए ये लूप है, अब इसके जब हम अक्ष पर यहां पर निकाल रहे थे चुंबकीय क्षेत्र, तो ये वाली दूरी नापी हमने, जो भी है वो स्मॉल x हो गई। अब मान लीजिए हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र यहां, तो यहां निकालना है, तो अब ये वाली दूरी खत्म, तो यहां निकालना है, अर्थात जो x दूरी थी, जो हम यहां पर ले रहे थे x दूरी, उसका मान 0 हो जाएगा। आ गई ना बात समझ में। ये जब हम यहां निकाल रहे थे तो जो दूरी थी वो नाप के आप रख दो सवाल में। अगर ये दूरी है ही नहीं, हमें चुंबकीय क्षेत्र यहां निकालना है, तो x का मान खत्म। ठीक है, लूप के केंद्र पर निकालने के लिए x बराबर आप क्या रख दोगे, 0, तो वहां पर रख दो, तो फॉर्मूला हो जाएगा B = म्यू नॉट n क्यों ले रहे हैं, कुंडली है, कुंडली NIA² अपॉन 2 × ध्यान से देखना, अब 2 × A² प्लस x की जगह क्या रखना है, 0 रख दो, की घात कितनी है ऊपर, 3/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों B = म्यू नॉट NIA² अपॉन 2 × A² की घात कितनी है बच्चों, 3/2। अब क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा बच्चों B = म्यू नॉट NIA² अपॉन 2 × A की घात 3। अब ऊपर देखिए A की घात 2 है और नीचे देखिए A की घात 3 है, तो इन 2 से
ये 2 खत्म, एक ही बचेगा, अर्थात बी का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, ये फॉर्मूला आ गया बच्चों। और यूनिट क्या होती है? टेस्ला। यूनिट सबको बता दी मैंने, टेस्ला होती है। ठीक है, अगर आप त्रिज्या मान रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर त्रिज्या a मानी है तो यहाँ पर a आया। अगर आप त्रिज्या मान के चलते हैं सवाल में r, ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं b बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। r कब लेना है? जब आप इसकी त्रिज्या r मानते हो। ठीक है, तो ये आ गया कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। इस पर न्यूमेरिकल बहुत आएंगे, 1 नंबर में लिखने के लिए भी आता है। और ये आ गया बच्चों कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो दोनों में आप बढ़िया याद कर लें और फर्क भी देख लें। ठीक है, अब अगली देखते हैं बेटा। देखिए बच्चों, 5वीं समरी है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल रूल। अब ये नियम क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे एक धारावाही चालक है और इसके चारों ओर हम एक बंद परिपथ की रचना करते हैं ऐसे, क्योंकि ये परिपथीय नियम है तो अर्थात परिपथ के लिए ही अप्लाई होगा। तो ये नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, किसी बंद परिपथ की, जैसे ये तार है और इसके चारों ओर ये बंद परिपथ है, तो इस बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश इस तार में आई धारा बह रही है। तो जब तार में धारा आई बह रही है, तो अभी बताया था बायो-सेवर्ट के नियम में, ओर्स्टेड के प्रयोग में मैंने बताया था कि जो धारावाही चालक होते हैं वे अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो अब एम्पियर ने देखा कि भाई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, अब वे चारों ओर ऐसे करेंगे सर्कल फॉर्म में। अब सर्कल फॉर्म में जब उत्पन्न करेंगे तो उन्होंने प्रयोग से ज्ञात किया कि जो बंद परिपथ है ये इसके चारों ओर, जहां तक चुंबकीय क्षेत्र इसका प्रभावी है, तो उस बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, सीमा मतलब बाउंड्री इसकी, ठीक है, तो बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय, रेखीय मतलब लीनियर इंटीग्रल, उससे पथ द्वारा घिरी धारा का, जितनी धारा घेर रखी है पथ ने, धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है कि जैसे ये तार है, इसमें आई धारा बह रही है, इसके चारों ओर एक बंद परिपथ की हमने रचना की, तो एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश किसका? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी धारा, धारा कितनी गिर रही है? आई, पथ द्वारा घिरी धारा का म्यू0 गुना होता है। और मात्रक हो जाएगा बच्चों चुंबकीय क्षेत्र, अगर आप निकालेंगे तो टेस्ला। अब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी है और साथ में दूरी भी है, तो टेस्ला मीटर, ये मात्रक हो जाएगा BDL का। ठीक है, वैसे यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का, अब ये सीमा के अनुदिश याद कैसे रखना है? सूत्र से, बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय, फिर क्या लग रहा है? DL मतलब रेखीय। अब DL ये है बेटा, ये जो इसकी सीमा है, यहाँ पर इसको हम छोटे छोटे अल्प भागों में मान लेते हैं, तो ये प्रत्येक अल्प भाग DL है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर लीनियर बोल रहा हूँ। तो चुंबकीय क्षेत्र की सीमा के अनुदिश, चुंबकीय क्षेत्र की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी धारा का म्यू0 गुना होता है। ये एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया। ठीक है, तो आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख के भी देखिएगा। आगे देखते हैं बच्चों, नंबर 6 समरी है हमारी, अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये मैंने आपको बता दी है, अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आ जाएगा इसमें, I अपॉन R, और मात्रक होता है बेटा टेस्ला। ठीक है, प्रूफ भी करा दिया है मैंने आपको। 7वां देखते हैं बच्चों, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। ये ध्यान से देखिए, लंबी परिनालिका क्या आ गई अभी, ये लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए परिनालिका क्या होती है, पहले आपको ये देखना है। जैसे आपने ये एक लंबी छड़ ली और इस छड़ पर तार के फेरे लपेट दिए, तो अब ये बन गई परिनालिका। ठीक है, लंबी परिनालिका वाली कुंडली बन गई है, क्योंकि इस पर आपने फेरे लपेट दिए हैं तार के, तो ये लंबी कुंडली हो गई एक तरह से। ठीक है, अब मान लीजिए लंबी परिनालिका ये ऐसे बोर्ड पर बना के दिखाता हूं मैं आपको। ये एक छड़ थी और इस पर आपने क्या करा, फेरे लपेट दिए आगे पीछे ऐसे। ठीक है, ये आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये पीछे जा रहा है ऐसे।
इस टाइप से ये फेरे लपेट दिए, तो ये परिनालिका हो गई, इसकी लेंथ हो गई मान लो L। अब इसमें आई धारा भेज दी बच्चों हमने, ऐसे एक सिरे से आई धारा भेजी और दूसरे पे यहाँ से इनपुट आउटपुट। अब जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है परिनालिका के भीतर, B बराबर होता है म्यू नॉट Ni/L। ये फॉर्मूला लगता है बेटे, अगर सवाल में दिया है लंबी परिनालिका तो फॉर्मूला लगाना है B बराबर म्यू नॉट Ni/L। जैसे अब ये कैसे याद रखेंगे आप, जो कुंडली वाला था, इससे पहले जो बताया था मैंने सूत्र नंबर 4 कुंडली वाले में बताया था B बराबर म्यू नॉट Ni/2R था यहाँ पर, है ना। कुंडली में क्या था यहाँ पर 2R, और परिनालिका में जहाँ 2R है वहां पर आ जाएगा L, परिनालिका की लंबाई। तो B बराबर म्यू नॉट Ni/L आ गया, ठीक है। वहां 2R था, 2R मतलब उसकी पूरी व्यास था, ठीक है, किसका, कुंडली का। अब यहाँ पर कुंडली के रिप्लेस आ गई परिनालिका, तो आपको जहां 2R है वहां पर क्या लेना है, L, और मात्रक होता है बेटा इसका टेस्ला। क्या मात्रक लेते हैं, टेस्ला, ठीक है। B बराबर म्यू नॉट Ni/L, मात्रक क्या लेना है, टेस्ला। यहाँ पर N होता है फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, और L होता है बच्चों परिनालिका की लंबाई। L क्या है, परिनालिका की लंबाई, और I क्या है, परिनालिका में जो धारा बह रही है। I क्या है, परिनालिका में बहने वाली धारा। अब बेटा इसमें जो N/L है, N/L, इसको हम छोटा n भी कह देते हैं। अब छोटा n क्या है, छोटा n मतलब परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरे, एकांक लंबाई में तार के फेरे, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन में कहा एक परिनालिका की लंबाई 10 मीटर है और उसमें तार के 1000 फेरे हैं, 10 मीटर में 1000 फेरे हैं, तो देखिए क्या करना होगा, 10 मीटर में फेरे बराबर दिए आपको 1000, 1 मीटर में आप निकाल लेंगे तो ये हो जाएंगे 1000/10, भाग देके कितना आ गया बच्चों, 100। अब ये जो 100 फेरे आए ये छोटा n होगा, छोटा n मतलब एकांक लंबाई में फेरे हो गए ये। तो याद रखना है N/L की जगह आपको क्या रखना है, स्मॉल n, स्मॉल n मतलब एकांक लंबाई में फेरे। तो B बराबर दूसरा सूत्र ये भी बन जाता है इसका, B बराबर म्यू नॉट इंटू स्मॉल n I। अब स्मॉल n का मतलब क्या है, स्मॉल n मतलब एकांक लंबाई में फेरे। तो अगर सवाल में लंबाई 1 मीटर से ज़्यादा दी है, जैसे 10 मीटर में फेरे दिए हैं, तो L की जगह 10 रखो और N की जगह जितने भी फेरे दिए हैं वे रखिए। अगर सवाल में 1 मीटर लंबाई में फेरे दिए हैं तो फिर ये फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है, फिर आपको फॉर्मूला लगाना है B बराबर म्यू नॉट स्मॉल n इंटू I। स्मॉल n मतलब 1 मीटर लंबाई के फेरे, या फिर यही आप अप्लाई करो, बस हर एक सवाल में जितनी लंबाई में दिए हों फेरे उसको उससे आप डिवाइड करके एकांक लंबाई में फेरे निकाल लो। अब ये आ जाएगा परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा। अगर सवाल में पूछे परिनालिका के सिरे पर कितना होगा, सिरे पर, तो आप देखिए परिनालिका में 2 सिरे हैं, एक सिरा ये दूसरा सिरा। कितने सिरे हैं परिनालिका में, 2। तो एक सिरे पर निकालने के लिए प्रत्येक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र, मान लो सवाल में पूछे सिरे पर कितना होगा, तो सिरे पर निकालने के लिए B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट Ni/2, है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये कहां पर आ गया बच्चों, परिनालिका के एक सिरे पर। परिनालिका में 2 सिरे होते हैं, एक एरा एक एरा, किसी एक सिरे पर निकालना है तो डिवाइड बाई 2, ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखते हैं अब 8वां देखते हैं बच्चों, लोरेंस बल क्या होता है। लोरेंस बल, ये लोरेंस अथवा कहीं कहीं पे आपको लोरेंज भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो लोरेंस है बच्चों ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने देखिए बायोसेवर्ट ने बताया था धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और लोरेंस ने बताया कि जो गतिमान आवेश हैं चार्जिड पार्टिकल वे भी अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। जो गतिमान आवेश होते हैं, मूविंग चार्ज, गतिमान आवेश मूविंग चार्ज, मान लीजिए स्मॉल q है कोई, तो ये मूविंग चार्ज जो होता है वो अपने आसपास वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और साथ में आज हम पढ़ रहे हैं इस पाठ में कि ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है 1 नंबर का कि गतिमान आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको लिखना है गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि जो गतिमान आवेश होता है
वो उस जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ये कहां पर चलेगा, चुंबकीय क्षेत्र में चलेगा, तो इस पर एक बल लगेगा। ठीक है, इस पर क्या लगेगा, आवेशित कण पर एक बल लगेगा और उस बल को ही हम बोलते हैं कौन सा बल, लोरेंट्ज बल। ठीक है, इन्होंने बताया कि जब कोई गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चलता है तो उस कण पर एक बल आरोपित होता है। इस बल को हम लारेंज बल अथवा चुंबकीय बल कहते हैं और इसका मान इन्होंने बताया F बराबर होता है QVB साइन थीटा। अब ये क्या है भाई QVB साइन थीटा, जैसे सपोज कीजिए यहां पर ये कोई आवेशित कण है। ठीक है, अब ये मान लीजिए V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में गति कर रहा है, V वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर, थीटा कोण पर गति कर रहा है। तो इस पर जो लारेंज बल होगा, ये ऐसे इस डायरेक्शन में, इसको बेटा ऐसे बनाना पड़ेगा, ये जो लारेंज बल होगा इसका फॉर्मूला होता है F बराबर कितना, QVB, Q मतलब कण का आवेश, V मतलब वेग, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, तो QVB साइन थीटा, थीटा वो कोण है जितने पर चल रहा है। अगर कण क्षेत्र की दिशा से लंबवत है, ये ध्यान दें, यदि कण क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करे, क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करे, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, अब इस पर जो लोरेंज बल होगा वो अधिकतम होगा, अधिकतम लोरेंज बल लगेगा। ठीक है, ये पूछ लेता है कभी कभी लोरेंज बल अधिकतम कब होगा, तो बहुत आसान, जब कण क्षेत्र की दिशा के लंबवत चलेगा तो उस पर लगने वाला लोरेंज बल अधिकतम होगा और इसका फॉर्मूला हो जाएगा QVB साइन थीटा की जगह साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो फॉर्मूला हो जाएगा बराबर QVB, इतना लगेगा भाई। समझ में आ गया। अगर कण कहे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर चले, मतलब उसी दिशा में चले जिस दिशा में जो है चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए V वेग से ऐसे ही चले चुंबक, यहां पर तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर चल रहा था, फिर मैंने बताया अगर थीटा पर नहीं चल रहा है, लंबवत चल रहा है, तो ये होगा QVB लगेगा बस, है ना। बल का मात्रक न्यूटन होता है बच्चों, न्यूटन में आएगा आंसर, न्यूटन, इतना बल लगेगा। अगर कण कहता है सवाल में कहता है कि कण क्षेत्र की दिशा के समांतर चल रहा है, अर्थात उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला फिर हो जाएगा बराबर QVB साइन थीटा की जगह समांतर के लिए आता है 0 डिग्री, देखिए लंबवत के लिए आता है 90 डिग्री, तो साइन 90 1 हो गया, मैक्सिमम फोर्स हो गया। अगर समांतर चल रहा है ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो बल हो जाएगा बराबर QVB साइन 0 का मान 0, अर्थात कोई बल नहीं लगेगा। तो अगर सवाल में पूछे लारेंज बल कब नहीं लगता, तो आपको लिखना है जब कण क्षेत्र की दिशा के समांतर चल रहा हो तो कण पर लारेंज बल नहीं लगेगा। और कब अधिकतम लगेगा, जब कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत चल रहा हो तो लारेंज बल अधिकतम लगेगा। तो दोनों कंडीशन आपके बढ़िया समझ में आ गई होंगी बच्चों। अब आगे देखते हैं बेटे, नौवां फॉर्मूला बेटे, अगर कोई कण आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चले, कहां पर चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करे, तो उसके लिए 3 बातें पूछता है न्यूमेरिकल में कि उसका आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल मतलब एक परिक्रमा करने का समय, है ना, अपना एक कंपन पूरा करने का समय आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, और उसकी त्रिज्या क्या होगी, अगर लंबवत प्रवेश करता है तो वो, अगर कोई आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आता है तो उसका मार्ग वृत्तीय हो जाता है। ये बात ध्यान दीजिए, नोट में इसको अपने माइंड में नोट कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एंटर करता है, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये पल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की है, और मान लीजिए कण ऐसे आ रहा है इसके परपेंडिकुलर, तो जैसे ही यहाँ पर आएगा एकदम सर्कुलर पथ पर घूम जाएगा। क्यों घूम जाएगा ये हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर में। फिलहाल आप 1 नंबर की दृष्टि से इसे याद करिए कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार हो जाता है। ठीक है, और वृत्ताकार हो जाने पर उसके मार्ग की त्रिज्या कितनी होती है, तो इसकी त्रिज्या भी पूछता है और आवर्ती पूछता है, आवर्ती। तो ये 3 फॉर्मूले बहुत यूजफुल हैं न्यूमेरिकल की दृष्टि से। आवर्तकाल निकालने के लिए बड़े टी से लिखते हैं और फॉर्मूला होता है T = 2πm/QB। ये फॉर्मूला आवर्तकाल के लिए लगेगा बेटा। त्रिज्या के लिए R = mv/QB, इससे आप त्रिज्या निकालेंगे। और आवर्ती के लिए, आवर्ती को n से लिखते हैं, n बराबर QB/2πm।
बस आवर्तकाल जो आपने पढ़ा उसका उल्टा कर दो, क्योंकि आवर्ती आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। ठीक है, तो जो आवर्तकाल का सूत्र है उसका उल्टा कर देंगे आवर्ती, तो इससे आवर्तकाल आ जाएगा। m क्या है यहाँ पर, जो भी कण है उसका द्रव्यमान। q क्या है, कण का आवेश, क्योंकि बात जो चल रही है वो आवेशित कण की चल रही है। कण कैसा कण, आवेशित कण है ना, चार्जिड पार्टिकल होना चाहिए। और वो कहां पर चल रहा था, चुंबकीय क्षेत्र में चल रहा था, तो सिंपल सी बात है लोरेंज बल लगेगा, और लोरेंज बल के कारण उसका मार्ग वृत्तीय हो जाएगा। अब जब वृत्तीय हो जाएगा तो वो ऐसे वृत्ताकार पथ पे घूमने लगेगा। जब वृत्ताकार पथ पर घूमेगा तो इसके मार्ग की अगर हमें त्रिज्या निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, R बराबर mv/qb। m क्या है, कण का द्रव्यमान, v क्या है, कण का वेग, q क्या है, कण का आवेश, और b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आवर्तकाल के लिए t बराबर 2πm/qb लगाएंगे, आवर्ती के लिए n बराबर qb/2πm लगाएंगे। ठीक है बेटे, अब देखिए गतिमान आवेश के साथ साथ जो अगर कोई धारावाही चालक हो, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, धारावाही चालक कहां पर रखा है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। कहां पर रखा है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, और उस पर बल पूछे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है F बराबर चूहे का बिल साइन थीटा, F बराबर बिल साइन थीटा, ऐसे याद रखिए है ना, या लाइट का बिल साइन थीटा। ठीक है, F बराबर BIL साइन थीटा, तो याद हो जाएगा चूहे का बिल साइन थीटा। B क्या है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। I क्या है, I क्या है बच्चों, धारावाही चालक जो है, जैसे ये तार है, ये धारावाही चालक, इसमें जितनी धारा बह रही है, I मतलब धारा। L क्या है, इस तार की लंबाई। थीटा क्या है, वो जो तार है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितने एंगल पर रखा है, थीटा कोण है। ठीक है, तो इससे फॉर्मूले को लगाएंगे तो धारावाही चालक पर बल आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, अगर आवेशित कण पर बल पूछे तो लोरेंज बल qb साइन थीटा, धारावाही चालक पर बल पूछे तो F बराबर बिल साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों अगला और लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का, कि अगर जैसे दो समांतर धारावाही तार हैं, ये दो समांतर धारावाही तार, एक में I1 धारा बह रही है और दूसरे में I2, और ये परस्पर r दूरी पर हैं, और प्रत्येक की लेंथ है बड़ा L, तो इनके बीच ये एक दूसरे पर बल अध्यारोपित करते हैं। कितना लगाते हैं, बल लगाते हैं F बराबर μ0/2π इंटू I1 I2/r और गुणा में L, ये फॉर्मूला लगेगा इन तारों के बीच बल का। ठीक है, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल F बराबर होता है μ0/2π I1 I2/r और इंटू में L क्या है यहाँ पर, प्रत्येक तार की लंबाई। ठीक है, मात्रक हो जाएगा बल का क्या, न्यूटन, ये इसका मात्रक है बेटे। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस बल की प्रकृति भी निकालनी सीख लें। अगर दोनों तारों में धारा की दिशा समान हो तो इनके बीच बल अट्रैक्शन का होता है, आकर्षण का बल होता है। अगर धारा की दिशा विपरीत हो, एक में ऊपर को बह रही है और दूसरे में नीचे को, तो इनके बीच का जो बल होता है वो प्रतिकर्षण का होता है। ठीक है बेटे, तो यहां तक आपके पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये हो गई इस चैप्टर की समरी। इससे अगले चैप्टर में हम लेंगे एक एक अंक के, अगले लेक्चर में, सॉरी चैप्टर में नहीं, अगले लेक्चर में हम लेंगे एक एक अंक के अतिलघु प्रश्न और साथ ही करेंगे इस चैप्टर के सारे डेरिवेशन। ठीक है बेटे, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।